आज जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो लास्ट लेसन था हम लोग उसमें फॉरेस्ट मतलब किस तरह से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, क्या है, उसके बारे में डिस्कस किए थे। और आज बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग डैम के तरफ। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है इसमें बेसिकली दो टाइप का कंजर्वेशन होता है। एक होता है जो साइट है, हमारा बायोडाइवर्सिटी साइट है, उसके अंदर जो है कंजर्वेशन एंड उससे बाहर जो है कंजर्वेशन। ठीक है, तो अंदर का कंजर्वेशन जो है उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं या फिर इन साइट भी आप बोल सकते हैं। एंड दूसरा बाहर कंजर्वेशन जो साइट के बाहर होता है उसको जो है हम लोग एक्स सिटू या फिर एक्स साइट कंजर्वेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो जनरली टेक्स्ट लैंग्वेज ऐसा है कि इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्स्ट के हिसाब से देख लेते हैं। अर्थ्स रिच बायोडाइवर्सिटी इज वाइटल फॉर द एवरी सर्वाइवल। ये जो गलत है यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा, ये जो वेरी सर्वाइवल लिखा गया है ये एवरी सर्वाइवल होगा। ठीक है, तो एवरी सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज मेनली एम्ड एट प्रोटेक्शन, एनहांसमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो अर्थ जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी में रीच है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो भी हमारा प्लांट, हमारा ह्यूमन किंगडम और जो एनिमल किंगडम है, सबको मिला के जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी बनता है। ठीक है, जो एनिमल किंगडम है उसमें सब आते हैं, एक्वेटिक आते हैं, टेरेस्ट्रियल आते हैं, और प्लांट किंगडम है, सारे जितने पेड़ पौधे हैं सब कोई आता है उसमें, हम लोग भी उसमें आते हैं। टेरेस्ट्रियल जो हमारा मतलब एनिमल्स है, टेरेस्ट्रियल जो भी एनिमल्स होते हैं जो कि थल के ऊपर रहते हैं, सॉइल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सबको मिला के जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी बनता है। उस हिसाब से अर्थ का बायोडाइवर्सिटी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही रिच वेराइटी है, बहुत ही वेराइटी का हमें जो है बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। और ये जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए सबके लिए जो है मैनकाइंड जो है हमारा खास करके ह्यूमन के लिए बोला गया है, लेकिन सबके लिए जो है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तो जी नहीं पाएंगे, लेकिन हम जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, लाइफ, उनके लाइफ का जो है मेंटेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए, सबके लिए जो है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन रहना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सब कोई जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, किसका सबका जो है ज़रूरतें एक ही जन से जो है पूरा नहीं हो जाता है, सब कोई जो है डिफरेंट उनके नीड के हिसाब से डिफरेंट लोगों के ऊपर जो है, या फिर एनिमल के ऊपर या फिर प्लांट के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी शुड बी कंजर्व्ड एफिशिएंटली एंड जो है साइंटिफिकली। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस हम लोग ऐसे ही उसको कंजर्व करने के लिए सोच लें और वो कंजर्व हो जाएगा, उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग वगैरह सब कुछ होना पड़ेगा। साइंटिफिकली जो है हम लोग उसको मैनेजमेंट करने के लिए सोचना पड़ेगा, ताकि हमें जो है मैन पावर बहुत ही कम लगे और हम लोग जो है न्यू टेक्निक्स यूज़ करके उसको जो है कंजर्व कर सके। ठीक है, तो यही इसमें लिखा गया है। थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं कि अर्थ्स रिच बायोडाइवर्सिटी इज वाइटल for every survival of mankind and biodiversity conservation, scientific management of बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेनली किसके ऊपर फोकस करता है कि जो बायोडाइवर्सिटी हमारा जो भी अभी प्रेजेंट है उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, उनका सुरक्षा कैसे होगा, एनहांसमेंट कैसे होगा, उनमें बढ़ोतरी कैसे आएगा, और उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उनका साइंटिफिकली मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा। ठीक है, मैंने ये 3 मुद्दा है जिसके ऊपर जो है हम लोग फोकस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। तो ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिक स्ट्रेटेजीज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पहला है हमारा इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो ये जो हम लोग अभी डिस्कस किए, जो भी एनिमल वगैरह, प्लांट वगैरह जो भी हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, उसके अंदर जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वो लोग जो है सुरक्षित रहें और आगे उनका जो है बढ़ोतरी हमें देखने के लिए मिले। ठीक है, उनका संख्या जो है बढ़े, उनका वंश जो है बढ़े, या फिर उनका पॉपुलेशन जो है बढ़े,
तो उनको जो है बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो। तो इस तरह से जो है उनका साइट के अंदर उनका जो भी नेटिव है हैबिटेट्स हैं उसके अंदर उनको मतलब जो भी कंफर्टेबिलिटी देना, उनको सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना, ये है इन सिटू कंजर्वेशन। और उनका साइट जैसे क्या है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब जहाँ पे है उसके अंदर अगर हम किसी को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, उसके लिए कंफर्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल किया जा रहा है और उनका जो है वंश जो है बढ़ रहा है, उनका पॉपुलेशन जो है आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कि साइट से बाहर, ठीक है। द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट्स है उसके बाहर उसको कंजर्व करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है। उसके आगे क्या लिखा गया, इट इंक्लूड्स ऑफसाइट कलेक्शंस, ऑफसाइट, ऑन साइट नहीं, साइट के अंदर नहीं, साइट के ऊपर नहीं, ऑफसाइट, साइट के बाहर, ठीक है। कलेक्शंस, इट इंक्लूड्स ऑफसाइट कलेक्शन लाइक बॉटनिकल गार्डन्स, जूस, अर्बोरेटा, ये सब जो जगह है ये सब जो है ऑफसाइट कलेक्शन से है, ठीक है। और जीन बैंक्स, इनमें जो है इनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल्स लाइक फ्रीजिंग कटिंग्स फ्रॉम प्लांट सीड्स, फ्रीजिंग स्पर्म एग्स, ठीक है। जो साइट्स जो मतलब साइट्स जो है उनका नेचुरल हैबिटेट जो है उससे बाहर कहीं पे अगर हम लोग उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनका जो है वंश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीन्स के ऊपर स्टडी किया जा रहा है ताकि उनको ईजिली उनको बहुत ही एफिशिएंटली कैसे बचाया जा सके, तो ये सब जो हम लोग उनके बारे में सर्च करें या फिर स्टडी करें या फिर रिसर्च करें, ये सब जो है उनका नेचुरल हैबिटेट से बाहर हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह का साइट क्या क्या है, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन्स हो गया, जूस हो गया, आर्बोरेटा हो गया, ये सब साइट्स है जो कि नेचुरल हैबिटेट से बाहर होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स उनका जो है वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनको जो है बढ़ाने के लिए आगे कोशिश किया जाता है। और फ्रीजिंग कटिंग्स रखते हैं हम लोग ताकि प्लांट्स का जो प्रजाति विलुप्त होते हुए जा रहे हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रजातियां एनिमल्स की जो है उनका स्पर्म्स एंड एग्स जो है हम लोग स्टोर करके रखते हैं और उनको जो है डिफरेंट तरीके से हम लोग फिर आगे बढ़ाने की, उनका वंश को जो है विस्तार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हो गया। फिर हम लोग देखेंगे डैम्स के ऊपर, ठीक है। तो डैम्स जो है अपने आप में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो है डैम्स अगर नहीं होता तो लगभग मान लीजिए कृषि जो है इतने मात्रा में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि रेनफॉल जो है धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट कवरेज एरिया जो है कम होते हुए जा रहा है। पिछले ही लेसन में हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा फॉरेस्ट कवरेज है 33% होने की जगह ऑलरेडी बहुत कम है, जो कि हमें रिक्वायरमेंट था कि उसको हम लोग फिर से अपने स्टेज में लाएं, जबकि हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं कि फॉरेस्ट का कटिंग हो रहा है और उस जगह पे जो है घर बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज बनाया जा रहा है, रोड्स रेलवेज वगैरह बनाया जा रहा है। तो ये सब जो है उसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी कुछ मतलब डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे उसमें फिर डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो है डैम्स जो है हमारा मेनली जो वाटर हमारे पास अभी भी मौजूद है, जितना हमारे पास अवेलेबल है, मतलब एफिशिएंटली उसको यूज करना है कि जैसे जितना भी लिमिटेड वाटर सोर्सेस है उसको हम लोग सुरक्षित करें, एक जगह पे रखें, मतलब कंट्रोल्ड वे में जो है जो रिक्वायर्ड जगह है वहां तक पहुंचाएं, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड जगह है जहां पे बारिश ठीक से नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है या फिर बहुत दिनों तक नहीं होती है या फिर एक बार में हो जाती है और बस गया, फिर दोबारा होने में बहुत टाइम लगता है, या फिर ऐसे ही इंसिडेंटली कभी कभी हो गया तो हो गया, नहीं होता है बारिश। तो उस जगह जहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलता है, उस जगह पे जो है हमें वाटर जो है सोर्सेस पहुंचाना पड़ेगा, वाटर का जो है हमें सोर्सेस देना पड़ेगा तभी, क्योंकि वहाँ पे नेचुरली उनका जो है वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल जो कि बोरवेल और वेल के थ्रू से हमें मिलता है बहुत लो होता है, बहुत कम वहाँ पे पानी मिलता है। तो वहाँ पे भी कृषि होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है फसल का उगना मतलब जरूरी होता है, नहीं तो वहाँ पे लोग कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे बचेंगे, ठीक है। तो वहाँ तक अगर हमें पहुँचाना है पानी तो हमें बहुत मात्रा में पानी को जो है एक जगह पे सुरक्षित रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा, और उसको जो है धीरे धीरे करके हम डिफरेंट ब्रांच के थ्रू से या फिर कैनल के थ्रू से जो है उस जगह तक पहुँचाना पड़ेगा ताकि ये वाटर जाके वहाँ तक पहुँचे और ये स्टोर्ड वाटर के थ्रू से जो है ये लोग कृषि कर सकें और एक फार्मिंग हो सके। और एक फायदा ये भी होता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर आता है तो वहाँ पे फिर बारिश के दिन में और भी वाटर आ गया तो वहाँ पे बाढ़ होने की संभावना रहती है, फ्लड होने की संभावना रहती है। तो अगर हम लोग डैम बना देते हैं तो ये फ्लडिंग का टेंशन जो है बहुत कम होता है, फ्लडिंग का जो है आशा बहुत कम हो जाती है। कहीं ना कहीं हम लोग जो है बाढ़ वाला स्थिति जो है होने से हम लोग गाँव वगैरह जो भी साइड में रहता है, आसपास एरिया में रहता है, नदी, वो सब जो है हम लोग उनको जो है प्रोटेक्ट कर पाते हैं, फ्लड से बचा पाते हैं इन्हीं डैम के वजह से, ठीक है। तो डैम्स अपने आप में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट साइट माना जाता है वाटर कंजर्वेशन में।
थोड़ा सा टेक्स्ट के हिसाब से भी हम लोग जो है देख लेंगे कि क्या है टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। तो डैम्स आर large water storing bodies across the rivers to regulate the flow of water. Many dams have been constructed across the major rivers which serve as a storehouse of river water. तो डैम्स नेचुरली क्या होता है, ये एक वाटर स्टोरिंग बॉडी होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि रिवर के ऊपर बनता है। किसके लिए? जो पानी फ्लो होके आता है रिवर में उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी कि हम लोग चाहे तो उसको कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, यानी कि पानी का जो बहाव है उसको थोड़ा सा हम लोग रेगुलेशन दे सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। उसको चाहे तो हम लोग वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है रिक्वायर्ड एरिया में छोड़ सकते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ से रोक देना और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचा देना, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेगुलेशन, और ये जो है रिवर के ऊपर बना हुआ डैम के थ्रू से जो है पॉसिबल हो पाता है। मैनी डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द मेजर रिवर्स विच सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ रिवर वाटर, ठीक है। तो बहुत सारे डैम्स जो है ऐसे मेजर रिवर्स के ऊपर बनाया जा चुका है जो कि स्टोर हाउस की तरह काम करता है रिवर वाटर का, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है द stored water is allowed to flow downstream in order to generate electricity and carry water to long distances for the purpose of irrigation. Some examples of famous dams and canals in India are: 1. Bhakra Dam built on river Satluj in Punjab. Sardar Sarovar Dam built on river Narmada in 1940 in Gujarat. Tehri Dam on river Ganga in Tehri, Uttaranchal, highest dam. ये हमें याद रखना होगा सब, कब कहाँ पे क्या बना था, किस नदी के ऊपर बना था और किस स्टेट में ये आता है, और ये जो जिस नदी के ऊपर बना है उस नदी में उस नदी का ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सा है, वो सब तो हम लोग ज्योग्राफी में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, जैसे अभी एनसीईआरटी का समरी चल रहा है तो इतना हाईलाइट्स हमारे लिए काफ़ी है। फिर फोर्थ में आता है तवा डैम ऑन द तवा रिवर इन होशंगाबाद MP। फिर फिफ्थ है मिटोर डैम इन कावेरी रिवर इन तमिलनाडु, ओल्डेस्ट डैम है, ये हमारा ओल्डेस्ट डैम है, ठीक है। तो ये सब डैम्स जो है हम लोग देख चुके हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स जो है बनाया जा चुका है डिफरेंट नदी के ऊपर और डिफरेंट एरियाज़ में हमारा, जिसका ये काम होता है, ये एक लार्ज एरिया में बनाया जा चुका है। तो फिर ये पानी को जो है ऊपर से छोड़ता है नीचे तक, तो स्पीड से पानी, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में जो है बहुत मात्रा में पानी जो है स्टोर्ड होकर रहा है, तो जब वो थोड़े थोड़े करके हम लोग छोड़ेंगे तो बहुत स्पीड से आएगा। तो ये जब फिर जनरेटर में डाला जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और डिफरेंट लॉन्ग डिस्टेंसेस जब कैनल के थ्रू से ये जाता है तो इरिगेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो है फार्मिंग पॉसिबल हो पाता है। तो आज के लिए इतना ही, और जो दूसरे लेसन्स आएंगे उसमें हम लोग डैम्स के बारे में और डिटेल्स में देखेंगे, बेनिफिट्स क्या है और कैसे क्या उसमें मतलब पानी को मैनेज किया जाता है, ये सब हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, और कहीं पे कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।